नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। 11 बज चुके हैं और 11 बजे वक्त तो चलता है न्यूज रूम लाइव का और न्यूज रूम लाइव में ढेर सारी खबरें होती हैं और पहली तमाम खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी। मुख्य खबरें टीवी स्क्रीन पर होगी। देश दुनिया से जुड़ी हुई हर एक खबर आपको पूरी गहराई और पूरी जानकारी के साथ बताएंगे। देश में सियासत का हाल, मौसम का हाल, प्रदूषण किस कदर बैठ रहा है और आज वैज्ञानिकों ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इसके साथ साथ विदेशों में इस वक्त क्या हलचल देखने को मिल रही है, जियोपॉलिटिक्स किस कदर अभी ऊंट जो है वो करवट ले रही है, ये तमाम चीजें एक एक कर बताएंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की अहम खबरों के साथ, मुख्य खबरों के साथ करेंगे। तो आज इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रचा है और इस इतिहास इसलिए रचा है क्योंकि ये दुनिया का सबसे भारी लॉन्च आज भारत की धरती से हुआ है। आपको ये भी बताएंगे पूरे विस्तार से कि आखिर ये कितनी इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल की और किसके समन्वय के साथ ये उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही बात करेंगे नए साल की तैयारियों को लेकर, क्योंकि नए साल की तैयारियां जबरदस्त तरीके से हो रही हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड तो बढ़ी रही है, बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन नए साल के इस तोहफे पर बर्फबारी को देखा जा रहा है और स्नोफॉल देखने के लिए लोग हिमाचल या फिर जम्मू कश्मीर का रुख भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ बात ठंड और कोहरे के अलर्ट को लेकर भी होगी, क्योंकि बर्फबारी और उसका सीधा इंपैक्ट मैदानी राज्यों में कोहरे और ठंड का जो ये प्रकोप है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत के राज्य तो हैं ही। कोहरा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इससे कहीं ना कहीं ठंड बढ़ गई है और लोगों ने इंतजाम भी किए हैं, साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर भी इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही बात करेंगे एनसीआर में प्रदूषण को लेकर, यानी दिल्ली और एनसीआर में जो प्रदूषण बढ़ा है उस पर सियासत भी बढ़ गई है और अब पुरानी सरकारों को भी दोष दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई ठोस परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है। साथ ही बात होगी उद्धव और राज ठाकरे आज अपना औपचारिक ऐलान करेंगे। आपको बता दें, दोनों भाई अब इकट्ठा वापस एक मंच पर देखने को मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जिनकी पहचान उनके पिता बाल ठाकरे से मिली है, उसके बाद राजनीति से दूर थे लेकिन अब राजनीति में सक्रिय हैं। दोनों ने आज दोनों जो हैं वो एक साथ आने का ऐलान करेंगे औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से, और अगले कुछ जो चुनाव होने उनमें दोनों जो हैं वो एक साथ लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल शुरुआत करेंगे आज की पहली बड़ी खबर से, और ये अहम खबर इसलिए क्योंकि इसरो ने आज इतिहास रचा है। LVM-3 M6 रॉकेट 90 सेकंड देरी से लॉन्च किया गया, लेकिन इसको लॉन्च किया गया। टकराव से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है और यह संचार का सबसे बड़ा माध्यम माना जा रहा है। LVM-3 रॉकेट से सबसे भारी पेलोड की लॉन्चिंग हुई है। श्रीहरिकोटा के स्पेस एरिया के ऊपर हजारों सैटेलाइट गुजर रहे हैं और इस वजह से इसमें जो आपसी संचार का जो माध्यम है वो बढ़ेगा। लॉन्च 90 सेकंड टला, लेकिन उसके बाद लॉन्च किया गया, सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। हजारों सैटेलाइट सक्रिय हुए। टकराव का खतरा भी रहता है, ऐसे में इसका अहम भूमिका होगी। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इसकी लॉन्चिंग की गई है और यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। 90 सेकंड जरूर इसको टाला गया कुछ तकनीकी वजह से, लेकिन उसके बाद इसे पूरे जोश के साथ लॉन्च कर दिया गया है। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण सभी सिस्टम सामान्य हुए और LVM-3 M6 रॉकेट निर्धारित समय से थोड़ी देरी पर लॉन्च किया गया और इसमें आत्मनिर्भरता की झलक भी देखने को मिल रही है। आत्मनिर्भरता की सीधे साफ तौर पर इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत भी है। Launch vehicle has successfully and precisely injected the Bluebird Block 2 communication satellites in the intended orbits. This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. Let me congratulate the New Space India Limited, the launch vehicle teams of the Department of Space and the satellite project team of AST Space Mobile on this outstanding achievement and contribution for the global community. This is our 104th launch from Sriharikota, also the 9th successful mission of LVM-3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. सर, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। इस हवाले से और अपडेट लेंगे, उनसे जानेंगे इसकी विशेषताएं क्या हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग।
सर, इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब ये जो लॉन्च हुआ है, इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं, इसको कैसे हम देखते हैं और क्या कुछ खासियत है इसमें, वो ज़रा संक्षेप में जानना चाहेंगे। देखिए, इसकी 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो ये है कि हमारा सटीक और बिल्कुल एक्यूरेट प्रिसीशन के साथ स्थापित करना है किसी सैटेलाइट को, वो भी इतने भारी भरकम सैटेलाइट को, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये कीर्तिमान स्थापित किया है। और पूरी दुनिया में इस तरह की धाक हमारे इसरो की हो गई है कि हमारा जो प्रिसीशन है, हमारे जो कैलकुलेशन है, हमारे जो एस्टिमेशन है, वो साइंटिफिकली करेक्ट है। और जो थोड़ी देर की गई थी वो जानबूझकर की गई थी, इसलिए कि अंतरिक्ष में इस समय हजारों सैटेलाइट और डेड सैटेलाइट और रॉकेट के टुकड़े घूम रहे हैं और इस बात की पूरी संभावना रहती है कि अगर हम नीचे से कोई प्रोजेक्टाइल ऊपर भेजें तो उससे वो टकराकर अपने रास्ते से भटक न जाए। इसलिए सबसे पहले ये कैलकुलेट किया जाता है कि रास्ता, हमारी जो विंडो है वो साफ है या नहीं है। दूसरी जो इसकी महत्व था वो ये था, 3 स्टेज रॉकेट है और इस 3 स्टेज रॉकेट में पहली स्टेज में जो बूस्टर्स थे वो सॉलिड प्रोपेलेंट के थे और दूसरे में लिक्विड का था और तीसरा जो था वो क्रायोजेनिक है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिक्विड गैस मिलकर उसको जलाते हैं, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है और वो हमारी अपनी उपलब्धि है। भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वयं विकसित किया है, दुनिया में इस तरह का कहीं दूसरी जगह नहीं है। रहा सवाल ये कि इतने भारी भरकम को जो ब्लू वर्ल्ड कंपनी अमेरिका की है, व्यावसायिक दृष्टि से हमने इसको लॉन्च किया, इससे वो संभावनाएं और बढ़ गई हैं कि दुनिया के दूसरे देश भी जो अपने उपग्रह अंतरिक्ष में संचार उपग्रह स्थापित कराना चाहेंगे वो कमर्शियली हमसे बात करके लेंगे। तो देखिएगा, ये जो था इसके पहले पिछले वर्ष हमने इसी ब्लू वर्ल्ड कंपनी के लिए 5 उड़ानें भरी थी जो बहुत सफल रही। इसकी खासियत ये है कि 6001 किलोग्राम वजन का ये सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट 4G और 5G के लिए बहुत ही कारगर है। इसके द्वारा अब जो है उन जगहों पर जहाँ इंटरनेट नहीं पहुंच सकता था बहुत आसानी से पहुंच जाएगा, क्योंकि सामान्यतः जो हम मोबाइल यूज करते हैं या कंप्यूटर्स में वाईफाई यूज करते हैं, इसको इंटरनेट प्रोवाइड कौन करता है? जो कंपनियां करती हैं वो मोबाइल के टावर लगाती हैं और वहां से ऑप्टिकल फाइबर आपके घर तक पहुंचाती हैं। अब इन सब ताम झाम की जरूरत नहीं रहेगी, ये जमीन का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। अब आपका मोबाइल सीधा इस सैटेलाइट से लिंक रहेगा और विशेष करके उन इलाकों के लिए, जैसे भारत में खास करके ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन बड़ी तेजी से होगा और अभी वहाँ पर हम कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं दे पाते हैं। अब दुनिया के किसी भी कोने से हमारा ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी चरवाया भी होगा और वो अपने जंगल में होगा तो वहां से भी वो अपने परिजनों से विदेश में या कहीं भी सीधे वीडियो चैटिंग कर सकेगा, डेटा ट्रांसफर आसान हो जाएगा। आपात स्थिति में इसका बहुत बड़ा लाभ होगा और जैसे समुद्र के अंदर जहाज बहुत दूर जाते हैं, वहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होती, वो सैटेलाइट से सीधे लिंक के अपने परिजनों से बात कर सकेंगे। भूस्खलन होता है, बर्फ गिरती है, हमारे एक साल में कम से कम नहीं तो 40-50 जवान उसमें दब के शहीद हो जाते हैं। उनको आपात स्थिति में हम जो बचाव दल है उसको इसके द्वारा बहुत जल्दी से कम्युनिकेट करके भेज सकेंगे। न केवल इतना बाढ़ की स्थिति में, तूफान की स्थिति में, जहां जहां भी आपातकालीन वो त्वरित व्यवस्था हो सकेगी। और ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि निश्चित रूप से हमारा जो मिशन 2047 है वो और तेज गति से आगे बढ़ेगा। आज की तारीख में भी जो हमारा यूपीआई सिस्टम है मनी ट्रांसफर करने का, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उस सिस्टम को अरब के देश भी अब जो है हमसे मांग रहे हैं। निश्चित रूप से अमेरिका में भी इतना अच्छा सुव्यवस्थित सिस्टम नहीं है। तो और इस सैटेलाइट के लॉन्च के बाद ये बात की संभावना बहुत बढ़ गई है कि हमारा जो गगनयान है हमारा, क्योंकि इसी सैटेलाइट के जो रॉकेट्स हैं इनका परीक्षण हमने चंद्रयान 2 और 3 में सफलतापूर्वक किया था, अब गगनयान की सफलता भी इसी से होगी। तो हमारा कितना प्रिसीजन कैलकुलेशन होता है, कंप्यूटरोग्राफी होती है और हम उसमें
कितनी सटीक तरीके से अपना इंजन ब्लास्ट कर सकते हैं बिल्कुल। और निश्चित ऑर्बिट में पहुंचा सकते हैं। ये अपने आप में इसरो के लिए एक प्रमाणीकरण प्राप्त कर रहा हाँ। है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे कि देश की प्रगति डिजिटल वर्ल्ड में और तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, एक मेरा भी सवाल रहेगा, चूंकि किसी भी देश की उसकी ताकत है वो उसकी आधुनिकता से, उसकी डिजिटली वो कितना स्ट्रांग है, टेक्निकली वो कितना स्ट्रांग है, उससे भी आंकी जाती है, और उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है उससे भी इन चीज़ों को आंका जा सकता है। भारत अभी डिजिटली या आधुनिक दौर में कितना आगे जा चुका है, और ये जैसे आपने कहा कि 2047 के लिए एक नींव मानी जा सकती है, इसरो या बाकी जो टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स है हमारे देश में, या जो आधुनिकता के दौर में हम जा रहे हैं, ये कितना ज़रूरी है और किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, बहुत आसान चीज है ये समझना, क्योंकि एक समय था युद्ध जो है सीधा लड़ा जाता था, तलवारों से, फिर बंदूकों से, खंजरों से। रॉकेट आ गए, हवाई जहाज आ गए, और आज क्या आ गया, ड्रोन आ गया, और उससे भी आगे अब डिजिटल वार होने वाली है। हाँ, कहीं भी होगी तो उसमें अब डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किए बगैर आप मिसाइल नहीं छोड़ सकते। वेरी प्रिसाइज जगह पर मिसाइल का स्ट्राइक होना, वो हमने सिद्ध करके बता दिया है ऑपरेशन सिंदूर में, कि हमने कितने सटीक तरीके से पाकिस्तान में जहां आतंकवादी छुपे हुए थे उनको जमीन के अंदर ही दफना दिया। तो निश्चित रूप से आगे आने वाला जो समय होगा, इस युद्ध ने ये सिद्ध कर दिया कि हमारे यहाँ जो आकाश तीर थे, उन्होंने टर्की के सैकड़ों जो ड्रोन आए थे उनको देश के अंदर नहीं घुसने दिया, वहां उठते से ही उनको खत्म कर दिया। तो जो हमारा इंटरफेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का विद डिजिटल वारफेयर, वो अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ श्रेणी का हो गया। और नित नए उसमें हम जो है परिवर्तन करते जा रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक लगे हैं। उदाहरण के लिए, अगर दुश्मन का कोई मिसाइल आता है और वो मिसाइल का हम डॉज कर सकते हैं, उसके जीपीएस कोऑर्डिनेट बदल सकते हैं। हमारी जो साइबर टीम काम कर रही है इसमें वार के क्षेत्र में, निश्चित रूप से आज दुनिया में सबसे ज्यादा आगे है। और आगे आने वाले भविष्य में अगर देश के दुश्मनों ने हमारे ऊपर आँख उठाई तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। जाहिर सी बात है, हम इतने सशक्त हो चुके हैं इतना आधुनिक तौर पर, और कहीं ना कहीं आर्म्स रेस के अंदर भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम डिटेल्स जो है वो दर्शकों तक साझा के। फिलहाल अब ज़रा बात की जाएगी मौसम को लेकर, क्योंकि शीतलहर का प्रकोप पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है, जहां पर पहाड़ी राज्यों की अगर बात करें तो लगातार बर्फबारी का दौर है, और इसका सीधा असर ये ठंडी हवाएं सीधे तौर पर प्लेन्स में आ रही हैं। प्रचंड ठंड से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी, कल्याणपुर में पारा 5 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। राजस्थान की अगर बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें तो वहां पर भी सीधे तौर पर शीतलहर का असर देखा जा रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में सुबह कोहरा देखा गया। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी, अगर जम्मू के मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो वहाँ पर भी सीधे तौर पर कोहरा देखा गया। धुंध ने विजिबिलिटी इतनी कम कर दी कि ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतें पेश आई, खास तौर पर जो 2 व्हीलर्स वाले हैं उन्हें दिक्कत पेश आई। लेकिन एडवाइजरीज टाइम टू टाइम जारी की जाती हैं और लोगों से अपील की जाती है कि इस ठंड के मौसम में, इस ज़ीरो विजिबिलिटी के मौसम में ध्यान से ड्राइव करें, ताकि ना ही आपको कोई दिक्कत पेश आए और ना ही जो अन्य राहगीर हैं उन्हें कोई दिक्कत पेश आए। फिलहाल ये तस्वीरें आपको अलग अलग इलाकों से दिखा रहे हैं, जम्मू से और दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल, देखिए मैदानी ने अब बड़े पैमाने पर करवट बदल ली है और बर्फबारी होना शुरू हो गया है। बर्फबारी से खूबसूरत चादर भी बिछी है, लेकिन इसका असर मैदानी इलाकों में है, जहाँ पर कोहरे की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है, और जिससे ठंड भी बढ़ गई है और एहतियात बरतने की जो ज़रूरत है वो भी लोगों के सामने काफ़ी बन गया है। तो एक तरफ ठंड का मज़ा लेना या जो बर्फबारी हो रही है उसका मज़ा लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है। इन 4 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर इसमें शामिल है, जिसमें अगले कुछ दिनों तक बारिश या बर्फबारी हो सकती है, पिछले कुछ दिनों में भी हुई है। इसके साथ लद्दाख भी इसमें शामिल है। तो बिल्कुल इसी बीच में जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ उत्तराखंड, ये तमाम पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां पर की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। जहां पर एक और ऐसा राज्य है जहां पर हिमाचल प्रदेश में भी
भारी बारिश का अलर्ट है, यानी कि हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, ये पहाड़ी राज्य हैं जहां पर कि सबसे ज़्यादा बारिश और बर्फबारी दर्ज की जाती है। और इस ठंड के मौसम में भी यही 4 राज्य हैं जहां पर बारिश का हेवी अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से एहतियातन तौर पर घरों के अंदर रहने की अपील की गई है, गर्म कपड़े पहनने की अपील की गई है, गर्म चीज़ें सेवन करने की अपील की गई है, ताकि लोगों को इस ठंड के अंदर थोड़ी सी राहत ज़रूर मिल सके। बिल्कुल सही कहा। और ठंड होना स्वाभाविक भी है और हो भी रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात नए साल का मौका भी है, क्रिसमस उससे पहले भी है और उसको लेकर भी तैयारियां हो रही हैं। और लोग अब धुंध से छुटकारा पाने के लिए, कोहरे का छुटकारा पाने के लिए ऊपरी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जहां पर बर्फबारी हो, जहां पर स्नोफॉल हो और ये खूबसूरत नज़ारा हो। फिर चाहे वो गुलमर्ग हो या सोनमर्ग हो, पहलगाम हो, बाकी जितने भी हिल स्टेशन हैं जहाँ जहाँ पर बर्फबारी होती है। तो ये एक चैलेंज भी होता है, ख़ास तौर पर सिस्टम के लिए। सिस्टम को कैसे इस बर्फबारी में तमाम चीज़ें सुचारू रूप से चलानी है, नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसे सुचारू रूप से रखना है और उसके अलावा जो एजेंशियल सर्विसेज हैं उसको कैसे बहाल रखना है, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना रहेगा। मनीष पांडे और एक और संवाददाता इस वक्त हमारे साथ कश्मीर से भी जुड़े हुए हैं, दोनों से जानकारी लेते हैं क्योंकि हम पूरे देश से इस वक्त जानकारी लेते हैं। बडगाम से हमारे साथ एक संवाददाता इस वक्त बने हुए हैं, जहूर हुसैन, और मनीष पांडे बिहार से हैं। जहूर, पहले बडगाम से अपडेट लेते हैं मौसम को लेकर। आज का मौसम कैसा है और किस तरह का वहाँ पर माहौल मौसम को लेकर बना हुआ है? जी शीतल, अगर मैं बताऊं, पिछले दिनों जो बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में जो बारिशें हुई, उससे जो काफी यहाँ पर मौसम सुधर गया है। लेकिन अगर हम घने कोहरे की और लो विजिबिलिटी की बात करें तो अब थोड़ी सी धूप निकल गई है। लेकिन अगर बाकी इलाकों में, ऊपरी इलाकों में देखें तो वहीं धुंध अभी भी है और काफी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर 1 से 1.5 इंच बर्फ पड़ी है। जी शीतल। ओके, हम मनीष भी हमारे साथ है पटना बिहार से। मनीष, वहाँ पर क्या कुछ माहौल है अभी फिलहाल? ठंड का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? क्या उम्मीद है कि कुछ दिन के अंदर ये कोहरा कम होगा, क्योंकि बारिशों का दौर बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि लोग बेहद ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। जी, बढ़ते कोहरे और कहेंगे शीतलहर के वजह से कहीं न कहीं बिहार समेत और तमाम जिले लमसम जिले में कोल्ड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें अभी पटना में थोड़ी बहुत धूप देखने को मिली है, तो इससे कहीं न कहीं थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है आम जनता जनार्दन के लिए। लेकिन मौसम विभाग ने साफ शब्दों में आने वाला जो 48 घंटा में अलर्ट जारी किया गया है कि और भी घने कोहरे छा सकते हैं। साथ ही साथ बढ़ते हुए ठंड को लेकर के सावधानियां भी बरतने की बात कही है। एक बात तो है कि देखिए, पूर्वी चंपारण की बात करें या फिर मुजफ्फरपुर की बात करें या सीतामढ़ी की बात करें, तो वो सब जो जिले हैं उसमें कोल्ड अलर्ट जारी किया गया है सरकार की तरफ से। वहीं अगर पटना नालंदा की बात करें तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में आने वाला समय में मौसम विभाग ने कहा है कि 2, 3, 4 दिन और धीरे धीरे करके थोड़ा नाजुक होने वाला है, उसके बाद धीरे धीरे मौसम साफ का अनुमान बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। जहूर, आपसे भी अपडेट लेते हैं। पर्यटकों के लिहाज से ज़रा अपडेट कीजिएगा, क्या पर्यटकों का आना शुरू हो गया है क्रिसमस को लेकर, नए साल को लेकर? अगर आना शुरू हुआ है तो क्या इंतजाम है उनके लिए और प्रशासनिक एडवाइजरीज क्या हैं? इसके साथ साथ सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स हैं वो किस तरह के नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बताएं तो सिक्योरिटी जो है बिल्कुल पुख्ता है। क्रिसमस के मद्देनजर या न्यू ईयर जो है मनाने जा रहे हैं गुलमर्ग में, पहलगाम में, और काफ़ी व्यवस्था की गई है पर्यटकों के लिए। और पर्यटक जो है तो भी आ रहे हैं यहाँ कश्मीर में, और बड़ा ही सुहाना मौसम है। जब से यहाँ बर्फ पड़ी और बारिशें, तब से जो बिल्कुल स्काई ब्लू हो चुकी है और अब यहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी का मजा लेंगे। और खासतौर पर अगर हम महकमे मौसमियात की बात करें तो उनकी अब एडवाइजरी जो है 29 तक जो है खुशक मौसम रहेगा। 29 के बाद जो है बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला और भी शुरू होगा, जो कि जनवरी तक रहेगा। अगर हम देखें तो बिल्कुल जो स्नो फेस्टिवल्स है वो जनवरी में मनाए जा रहे हैं, पहलगाम में भी, गुलमर्ग में भी, और
काफी उत्साह है टूरिस्टों में, और टूरिस्ट जो है आने शुरू हुए हैं। जी शीतल। ओके। मनीष, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्रशासनिक तौर पर एडवाइजरीज जारी की जा रही है, कुछ जगहों पर अलर्ट भी जारी किया गया है, लोगों को घरों से बाहर निकलने से परहेज रखने की बात की गई है, ट्रैवल करने से मना किया है। फिलहाल प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं उन तमाम लोगों के लिए की गई हैं जिनके सर पर छत नहीं है? और वहीं पर दूसरी तरफ जानवरों की बात करना, उन स्ट्रे डॉग्स की बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठंड के मौसम में जानवरों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें पेश आती है। तो ओवरऑल क्या कुछ अरेंजमेंट्स कर रखे हैं बिहार सरकार ने? देखिए, जानवरों की बात करें तो जानवरों के लिए सरकार की तरफ से कोई ऐसा किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें आम जनता के लिए, जिनके पास छत नहीं है, उनके लिए रैन बसेरा बनाया गया है। और साथ ही साथ वहां पे रैन बसेरा में गर्म कंबल, साथ ही साथ अगर बात करें खाने की व्यवस्था की गई है, अलाव की व्यवस्था की गई है। लेकिन जितना प्रचुर मात्रा में रैन बसेरा की आवश्यकता है बिहार में, उतना बड़े पैमाना में देखने को नहीं मिल रहा है। और जहां तक जानवरों की बात करें तो जानवरों को लेकर के सरकार सजग नहीं है, शुरू से ही सजग नहीं है जानवरों को लेकर के। जैसे दिल्ली शहरों में जिस प्रकार से जानवरों को लेकर के एक्टिव दिखते हैं, बिहार में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे जो छोटे छोटे डॉग्स हैं, डॉग्स के बच्चे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सड़कों पे देखने को मिलते हैं। और गाय की बात करें तो गाय भी बहुत सारे सड़कों पे देखने को मिलते हैं। लेकिन इसको बिल्कुल। लेकर के सरकार और प्रशासन पूरी तरीका से मुस्तैद नहीं है। सरकार सिर्फ आदमी पे ध्यान दिए हुए, जानवर पे बिहार सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं है। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और जहूर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जानकारी वहाँ से दी और अपडेट किया, क्योंकि लोग भारी मात्रा में कश्मीर की तरफ जा रहे हैं और बर्फ़ का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन उसको लेकर हम आपको ज़रूरी अपडेट्स भी दे रहे हैं, हाईवे को लेकर हों या बाकी अन्य चीज़ों को लेकर हों, अपडेट्स लगातार जारी हैं। अब बात करेंगे, नया साल का मौका है और नए साल के मौके पर लोग कहीं दूर दूर जाना चाहते हैं, कई ऊंचे इलाकों पर जाना चाहते हैं, जिसमें कुछ प्रसिद्ध हिल स्टेशंस हैं, जो मनाली हो या बाकी अन्य जगहें हों। मनाली में पर्यटकों की ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिली है और क्रिसमस न्यू ईयर से पहले बड़ी रौनक हुई है, बढ़ी है, और होटल पर्यटन स्थल फुल हो गए हैं और जगह जगह पर अब लोग नजर आ रहे हैं जो मैदानी इलाकों से। स्थानीय कारोबार को भी फायदा मिला है, बढ़ावा मिला है। होटल्स हों या टैक्सी चालक हों या छोटे छोटे होटल्स हों, उन तमाम लोगों को भी उनकी आर्थिकी में यहाँ पर मदद मिल रही है इन पर्यटकों से, क्योंकि ये मौका बेहद खास होता है। एक साथ आता है क्रिसमस 25 को, उसके बाद नया साल आता है, तो ये कहीं ना कहीं इसका मिश्रण उन लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आता है, उन लोगों के लिए जो छोटा छोटा रोजगार करते हैं या जिनका पूरी तरीके से पर्यटकों पर ही निर्भरता रहती है। बिल्कुल, वहाँ पर सजावट कर दी गई है और सभी तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। प्रशासनिक अमला वहाँ पर मौजूद है, लोगों ने अपने अपने स्तर पर, जो छोटे कारोबारी वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने अपने स्तर पर वहाँ पर डेकोरेशन कर रखी है और हर एक तरीके से जो वहाँ पर सैलानी है उनका वेलकम करने के लिए लोग वहाँ पर बिल्कुल जो है वो तैयार नज़र आ रहे हैं। फिलहाल सबसे ज़्यादा वहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है मनाली में, शिमला में, क्योंकि वहाँ पर बर्फबारी होनी है। क्रिसमस न्यू ईयर से पहले रौनक वहाँ पर बढ़ चुकी है। और ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मनाली हिमाचल प्रदेश की पहली तस्वीर, जहाँ पर सभी तैयारियां सुनिश्चित कर दी गई हैं। डेकोरेशन आप देखिए किस तरीके से, कितनी सुंदर मनमोहक ये तस्वीर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो शिमला हिमाचल प्रदेश की है, वहाँ पर भी मॉल रोड की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा लोग जो है पर्यटक यहाँ पर पहुँचे हैं। बीच की तस्वीर दिल्ली की है, जहाँ पर एक तरफ लोगों को जो है उम्मीद है कि और ज़्यादा सैलानी यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल लोग कहीं ना कहीं परहेज़ करते ज़रूर नज़र आ रहे हैं दिल्ली में। और प्रशासनिक तौर पर भी यही एडवाइजरी है कि बाहर से जो गाड़ियाँ हैं वो अंदर नहीं आएंगी, लेकिन दिल्ली के जो लोग हैं वो ज़रूर इस ठंड के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि दिल्ली में कोहरा और प्रदूषण की समस्या जो लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है, लेकिन उस जंजाल से दूर होने के लिए वो खुली जगह जिसमें नीला आसमान भी नज़र आए, जिसमें ऊंची चोटियाँ, ये पहाड़ियाँ नज़र आए। और एक तस्वीर आपके सामने है मनाली की तस्वीर, जहाँ पर बेहद ही एक खूबसूरत नज़ारा लोग देखने आ रहे हैं और अपने मोबाइल में इन चीज़ों को, इन दृश्यों को कैद कर रहे हैं। जगह जगह पर सजाया भी गया है। रजाबाज हमारे साथ, राज अग्रवाल माफ़ कीजिए, हमारे साथ ब्यूरो चीफ हिमाचल प्रदेश से फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राज अग्रवाल, ज़रा बताइए हिमाचल में किस प्रकार की
व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं और तैयारियां हैं, खासतौर पर क्रिसमस को लेकर और उसके बाद नए साल को लेकर? शीतल शर्मा जी, मनाली इस वक्त दुल्हन की तरह सज चुकी है क्रिसमस और नववर्ष के लिए। और जो देखने में आ रहा है टूरिस्ट भी भारी संख्या में टूरिस्ट जो है इस वक्त मनाली और हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। जहां मैं बात करूं मनाली की, मनाली का माल रोड टूरिस्टों के लिए पूरी तरह सज चुका है। और गत दिनों 2 दिन पहले जो हमने खबर भी भेजी थी उसमें आपने दिखाया था कि मनाली की ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फ का ताजा हिमपात हुआ है, जिससे पर्यटकों को ये सोने पे सुहागा बन गया है। और पर्यटक जो है भारी संख्या में इस वक्त हिमाचल का रुख कर चुके हैं। मनाली में भारी संख्या में टूरिस्ट इस वक्त आ चुका है और मनाली के माल रोड पर रात में एक जश्न जो मना। लेकिन दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं राज्य बड़ी वहां पर जो दिक्कत होती है वो ट्रैफिक व्यवस्था और उसके साथ साथ बाकी अन्य चीजें होती हैं, उसको लेकर क्या खास इंतजाम है प्रशासनिक स्तर पर या बाकी अन्य लेवल पर? देखिए, कल ही जो है एक रिजर्व बटालियन जो है मनाली के लिए आ चुकी है और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षा व्यवस्था को टूरिस्टों की सुरक्षा के लिए मनाली पुलिस जो है पूरी तरह मुस्तैद है। और हर जगह चप्पे चप्पे जो है पुलिस का जो पुलिस बल जो तैनात किया गया है। बिल्कुल, लेकिन एक पार्किंग की हाँ, पार्किंग एक बात हर जगह स्थान चिन्हित कर दिए गए। हाँ, एक सवाल मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, एक जवाब। पिछले इसी साल में जब पिछले कुछ महीनों में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, हिमाचल प्रदेश को काफी नुकसान हुआ था, जगह जगह पर सड़कें टूटी थी, बहुत नुकसान, भारी भरकम नुकसान हुआ था। क्या हिमाचल उससे उभर रहा है और नई चुनौतियों के लिए भी अभी तैयार है पर्याप्त मात्रा में? बिल्कुल शीतल जी, इस वक्त जो मनाली का जो नेशनल हाईवे जो NH में जो हाईवे था जो जगह जगह से टूट गया था। हाँ। और 90% सड़क को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया गया है। हाँ। और अब ये नहीं, मतलब जिस स्पीड से जिस तीव्रता से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने एकजुट होकर ये इस काम को किया है तो ये काबिले मतलब तारीफ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राज अग्रवाल जी, ब्यूरो चीफ हिमाचल प्रदेश से हमें अपडेट कर रहे थे कि वहाँ पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि सर्दियों के इस मौसम में क्रिसमस और साथ ही साथ न्यू ईयर्स ईव पे लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच रहे हैं और वहाँ पर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। इसी बीच ठंड के साथ साथ बात जरा प्रदूषण को लेकर भी करेंगे, जहाँ पर कि दम घुटने वाली हवा का कहर लगातार दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। स्मॉग धुंध की मोटी चादर है। कर्तव्य पथ पर AQI जो है वो यहाँ पर 367 यानी कि 367 जो है वो पहुंच चुका है और हालात बेहद ज़्यादा गंभीर है। ITO इलाके में AQI 386 है। वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कि 350 और 400 का ये आंकड़ा टच करने वाला AQI हर एक एरिया में ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है और हवा जो वहां की है बहुत ज़्यादा खराब श्रेणी में पहुँच चुकी है। बिल्कुल, देखिए, हवा की श्रेणी के साथ साथ वहाँ की सियासी जो श्रेणी है वो भी खराब हो चुकी है और अब एक दूसरे पर जो है वार पलटवार किया जा रहा है। वहाँ के LG ने पूर्व सरकारों पर ठीकरा फोड़ा है। पूर्व सरकारें यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार जो पिछले 10 से 11 साल से रही, उनकी सरकार में ही ये देन है और आज दिल्ली को प्रदूषण में देखने को मिल रहा है। उन्होंने निजी तौर पर अरविंद केजरीवाल को कहा है कि उन्होंने प्रदूषण को सामान्य बताया था, नॉर्मल बताया था और ये कहा था कि भाई हर साल प्रदूषण होता है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जब वर्तमान सरकार, चूंकि चुनाव से पहले उन्होंने भी प्रदूषण को लेकर कई वादे किए थे और अब जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो काफ़ी खराब है। काफ़ी ज़्यादा AQI अभी भी बना हुआ है। दिवाली के बाद से लगातार ये AQI जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है और कहीं ना कहीं नाकामी भी है। हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। जसलीन, जरा आप जानकारी दीजिएगा, क्योंकि प्रदूषण, स्मॉग और अब ठंड, कोहरा, ये तमाम चीज़ों का मिश्रण दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जिससे ट्रिपल अटैक दिल्ली वासियों पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल शीतल, आपको बता दूं कि लगातार यहाँ पर पोल्यूशन जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कई इलाके हैं जिस तरह से शिपन में भी जहाँ पर 400 के करीब जो है AQI है, पर जिस दिन अगर कहें कि धूप निकलती है तो थोड़ा सा बेहतर जरूर महसूस होता है। आज लोग जो है थोड़ा बेहतर जो है महसूस करें, क्योंकि जब स्मोक कम होती है तो सांस लेने में थोड़ी और आसानी जो है वो हो जाती है। कई बार इस तरह देखने को मिलता है कि देर शाम से ही विजिबिलिटी जो है बिल्कुल भी जो है कम हो जाती है और पिछले कुछ दिनों में लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई थी। पर आज में अगर बात करें, थोड़ी धूप की वजह से बेहतर स्थिति जो है वो फिलहाल
नजर आ रही है, पर शाम होते होते कई बार इस तरह देखने को मिलता है कि विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। उस वजह से फ्लाइट्स और गाड़ियों में अगर ट्रेन की बात करें तो इनफैक्ट जो लोग यहाँ ऑफिस जाते हैं या शाम के वक्त आते हैं, उसकी वजह से गाड़ी चलाने में और फ्लाइट्स की डिले जो है वो भी लगातार यहाँ पर स्थिति जो है देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से पहले ही कहा गया था कि 50% जो है वर्क फ्रॉम होम जो है जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं उन्हें कहा गया था, पर उसके बावजूद जब मनजिंदर सिंह सिरसा का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी भी इस तरह की कुछ कंपनीज हैं जो इस तरह अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम जो है नहीं दे रही है, अभी भी फुल जो है लोग जो है ऑफिस जा रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लोग इस बात को समझे कि स्थिति जो है बेहतर बनाने के लिए सबका साथ होना जरूरी है। ऐसे में तमाम जितने भी ऑफिस हैं उन्हें भी ये बात समझने की जरूरत है कि अगर प्रशासन ने कहा है तो कुछ एम्प्लॉयज को 50% जो है वर्क फ्रॉम होम जो है वो देना चाहिए। ओके जसलीन, अब ये जानना चाहूँगी, देखिए इस पोल्यूशन का सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाया है। हालांकि हम लगातार सियासी टकराव इस पर देख रहे हैं। एलजी जो है वो पूर्व आम आदमी पार्टी की सरकारों को दोषी ठहरा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर तंज कस रहे हैं, लेकिन ये समझना कितना इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री को, एलजी को और जितने भी नेता वहाँ पर है, यहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पर है या फिर एनजीओज हैं, कि इसका सॉल्यूशन निकालना इम्पोर्टेंट है, ना कि एक दूसरे पर तंज कसना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल शिफन, पॉलिटिक्स लगातार इस पर यहाँ पर खेली जा रही है, वो लगातार देखने को मिल रहा है। और जब भी किसी से भी प्रश्न किया जाता है और खासतौर पर मैं मनजिंदर सिंह सिरसा की बात करूंगी तो वो हमेशा ही नोट लेकर सामने आ जाते हैं कि AQI इस साल पुराने वक्त में जब पुरानी सरकारी थी तो उससे बेहतर है, चाहे 1% या 1 पॉइंट ही कम है पर उससे बेहतर है। तो इस तरह लगातार जो है पॉलिटिशियंस के ये इस तरह की स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं। पर ऐसे में ग्राउंड पे अगर बात करें, आम लोग किस तरह से पिछले डॉक्टर्स जिस तरह से बताते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता फेफड़े जो है वो काले होते जा रहे हैं, तो लोग जो है कहीं ना कहीं खासतौर पर बुजुर्गों की बात करें या जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं उन लोगों के लिए खास तौर पर ध्यान देना जरूरी है और प्रशासन को भी, क्योंकि लगातार सिर्फ बातों से ही काम नहीं होगा, ग्राउंड पर आकर कुछ इस पर कार्य करने बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से ऑफिसेज हो गए या व्हीकल्स को लेकर बात करें या पहले जिस तरह ऑड इवन चलता था तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने जरूरी है, पर वो अभी तक उस तरह की नजर, हालांकि ग्रैब फोर्स जरूर लागू किया गया पर उसके बावजूद जिस तरह से मैंने कहा कुछ ऑफिसेज हैं जो इसको मान नहीं रहे हैं, अभी भी सारे एम्प्लॉयज ऑफिस जा रहे हैं, या दूसरी तरफ गाड़ियां जिस तरह से दौड़ रही हैं सड़कों पर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्रशासन को पॉलिटिक्स को साइड पर रखकर लोगों की बेहतरीन के लिए इस तरह के स्ट्रिक्ट कदम जो है वो उठाने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके साथ साथ बात ये भी है, जैसे आपने शुरुआत में जसलीन कहा था कि आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, उसका निर्वहन करना होगा, उसके बाद ही चीज़ें कंट्रीब्यूशन करके ही इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। तो आम लोगों की जिम्मेदारियां कब तक सुनिश्चित होंगी? क्यों जिम्मेदारियां उठाई नहीं जा रही हैं? क्यों इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है? बिल्कुल शीतल, उन लोगों की बात करें जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी है, घर से बाहर निकलना ही है, काम काज के लिए बाहर बैठ नहीं सकते, खासतौर पर रेडी वालों की बात करें या इस तरह के कई लोग हैं जिन्हें निकलना ही है। पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं कि आपको सड़कों पे वो मास्क के साथ ही नजर आएंगे, चाहे शाम के वक्त हो सुबह के वक्त हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज को इतना सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है इमीडिएटली नहीं नजर आ रहा आपको कि आपको कुछ हो रहा है, पर आहिस्ता आहिस्ता जैसे खासतौर पर बुजुर्ग या बीमार लोग हैं उनको ज्यादा महसूस हो रहा है, जब उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह के पता चल रहा है। पर ऐसे में जो लोग हैं वो ये बात समझते, क्योंकि इमीडिएट कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा तो लोग इसको बड़ा लाइटली भी लेते हैं। कुछ सच बताओ तो आप आम लोगों को देखेंगे तो वो कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, मतलब ऐसे में लोगों को इस चीज को सीरियस लेना भी जरूरी है और इनफैक्ट की सरकार को भी, ताकि इमीडिएट इफेक्ट जो है वो इसके देखने को मिल सके। बिल्कुल, निजी स्तर पर इसकी जिम्मेदारी उठाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जसलीन, ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। जसलीन दिल्ली से हमारे साथ बनी हुई थी। लेकिन एक तरफ प्रदूषण का कहर दिल्ली में, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सियासत जबरदस्त उफान पर है, और इसलिए है क्योंकि सियासी हलचल बढ़ा दी गई है। उद्धव और राज ठाकरे आज ऐलान करेंगे, गठबंधन का ऐलान करेंगे। उद्धव और राज ठाकरे 20 साल बाद एक साथ चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले आपने देखा जब साथ आए थे एक मंच पर, लेकिन अब चुनावी तौर पर भी वो एक साथ होंगे। जनवरी 2026 में 29 नगर निगमों का चुनाव होना है, उसमें साथ ये चुनाव लड़े जाएंगे। उसको लेकर सीट फॉर्मूला यानी सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी लगभग तय हो चुका है। लेकिन औपचारिक ऐलान और लोगों के बीच एक तस्वीर दिखाना कि दो भाई अब साथ में हैं पॉलिटिकली, या जो इनका पॉलिटिकल विजन है वो भी साथ आएगा। लेकिन इससे असली शिवसेना को कितना बल मिलेगा, कितनी पहचान मिलेगी,
क्योंकि शिंदे ने असली शिवसेना को अलग कर दिया और कोर्ट की मान्यता भी उन्हें मिली। लेकिन यहां से क्या दोनों भाइयों के साथ आने से इनके पिता की जो वैचारिक विरासत रही है, जो इनके पिता की वैचारिक संस्कृति रही है, उनके विचार आपने सुने होंगे किस प्रकार की रही है, और क्या उस विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे या राजनीति को लेकर जिस राह पर अभी उद्धव ठाकरे चल पड़े उसी राह पर राज ठाकरे भी मिलकर आगे चलते हुए नजर आएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो बिल्कुल महाराष्ट्र में जनवरी 2026 में होने वाले 29 नगर निगम चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो है वो यहाँ पर एक साथ आते नजर आ रहे हैं और दोनों भाई आज दोपहर 12 बजे गठबंधन का औपचारिक तरीके से ऐलान करेंगे और दोनों नेता 11 बजे शिवाजी पार्क स्थित बाला साहेब ठाकरे के स्मारक भी जाएंगे, यानी कि अभी वो उनका जाने का जो वहाँ पर पूरी चीज है वो तय की गई थी। इसी बीच एक और बड़ी खबर हरियाणा से, जहाँ पर नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंचे हैं। पुलिस जवानों की दौड़ को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। अटल जन सेवा को समर्पित ये कार्यक्रम रहा, जहां पर कि सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे और पुलिस बल की उनकी तरफ से सराहना की गई और सेवा भावना पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुलिस बल जो है एकजुट होकर काम कर रही है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए और अन्य चीज़ों के लिए, लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, ये कहीं ना कहीं सराहनीय है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हरियाणा से पंचकुला से, जहां पर कि उनको हरी झंडी दिखाई गई और एक कार्यक्रम अटल जन सेवा को समर्पित था जिसमें कि सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। बिल्कुल सही कहा आपने, पंचकुला दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे और वहीं पर ये हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ को रवाना किया है। चलिए न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।